नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लेकर आई हूं खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। लेकिन खबरों की ओर रुख करें उससे पहले नजर कोरोना के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में संख्या 2 करोड़ 60 लाख के पार चली गई है। गुजरात में 7,75,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हो चुके हैं। ये रुख करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। एक महामारी से गुजर रहे देश पर अब दूसरी महामारी का खतरा। म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने की सूचना। मुख्यमंत्री रूपाणी ने चक्रवात प्रभावित इलाके का किया दौरा, देखा तबाही का मंजर। और गुजरात में लॉकडाउन में मिली राहत, दोपहर के 3 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति। पहले ही महामारी से जूझ रहे भारत देश में म्यूकोरमाइकोसिस अब नई महामारी बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार ने भी अब राज्य सरकारों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने की सूचना दी है। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि सभी राज्य इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिसीज घोषित करें, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। देश के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को एसएसजी अस्पताल और गोत्री अस्पताल में नए 15 केस दर्ज हुए हैं। अब तक 122 मरीज इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। बुधवार को एसएसजी में इस बीमारी के 18 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें से 2 मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी है। गोत्री अस्पताल में भी 3 मरीजों की सर्जरी हुई है, जिसमें 1 मरीज की आंख और 1 मरीज का जबड़ा निकाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच बड़ोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक और गोत्री हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी का मुद्दा वीएमसी की सभा में उठाया है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के काफ़ी सारे केसेस बड़ोदरा में भी आए हैं। करीब एक हफ्ते पहले 11,000 जितने दर्दी मरीज बड़ोदरा के अलग अलग हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल थे। और आप सब जानते हो कि डायबिटीज़ खुद एक कोरोना के लिए हाई रिस्क फैक्टर है। तो जब डायबिटीज़ के दर्दी और जिन दर्दियों में मेदस्वीता ज़्यादा है उनको साइटोकाइन स्टॉर्म का खतरा ज़्यादा होता है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म रोकने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। जब भी दर्दियों को डायबिटीज़ होते हैं और उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस की ब्लैक फंगस है उसको जिस टिश्यू के अंदर शुगर और एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है उसके तरफ आकर्षण होता है और वो टिश्यू में इन्फेक्शन जल्दी लगती है। ये फंगस के स्पोर वातावरण की हवा में, ज़मीन में, एनिमल एक्सक्रीटा में, सड़े हुए फल, सड़े हुए सागभाजी, सड़ी हुई ब्रेड, बेज वाले मतलब ह्यूमिडिटी वाला जो भी एटमॉस्फेयर है और जहाँ पे वाटर का सीपेज होता है वो जगह पे ज़्यादा लगते हैं। और कोरोना में स्टेरॉइड का यूज़ काफ़ी मात्रा में हो रहा है। और जो लोगों को डायबिटीज़ है उनको स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उनका शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। जो लोग प्री डायबिटिक है उनके भी शुगर में बढ़ोतरी हो रही है। और कई ऐसे केस आ रहे हैं कि जो पहली बार डायबिटिक है ऐसा मालूम पड़ता है। तो खास करके जब स्टेरॉइड देते हैं तो दर्दी की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। और रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने की वजह से ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। और ये फंगस खास करके भारत में जो वैरायटी पाई जाती है वो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल वैरायटी है, जिसमें ये फंगस बोन का इरोजन करती है और उसकी वजह से कभी आई बॉल के आजू बाजू भी इन्फेक्शन फैल जाता है और आई बॉल निकालना पड़ता है। लोगों की दृष्टि चली जाती है, कभी ये ब्रेन तक पहुंच जाती है और मेनिंजाइटिस भी होता है, फंगल मेनिंजाइटिस, और उनमें दर्दी बेहोश हो सकते हैं, उनको मिर्गी आ सकती है। उसकी वजह से रोग को काफ़ी ख़तरनाक माना गया है। इसमें ऐसा है कि जितना डायग्नोसिस जल्दी होता है उनका दर्दी का बचने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जब लेट डायग्नोसिस होता है तो आईबॉल निकालना कम से कम 3 से 4 लोगों का आईबॉल निकालने की ज़रूरत पड़ी है। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर इन्फेक्शन ऑर्बिट में ज़्यादा फैलता है तो कई लोगों की आईसाइट जा सकती है। जितना जल्दी निदान हो उतना बचने की क्षमता संभावना ज़्यादा रहती है। जितना लेट डायग्नोसिस होता है
तो मृत्यु दर करीब 50% भी हो सकता है। बड़ौदा में आज की तारीख में भी इंजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन आशा करते हैं कि अगले हफ्ते तक सभी जगह पे इंजेक्शन मिलते हो जाएंगे। गुजरात में चक्रवात ताउते से भारी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने पहुंचे। यह तस्वीर है गिर सोमनाथ जिला के ऊना तालुका की, जहां चक्रवात ताउते ने तबाही मचा दी है। ऊना शहर और ग्रामीण इलाके में चक्रवात ने इस कदर अपना कहर ढाया है कि पूरा तालुका करीब 10 साल पीछे चला गया है। खेती और मछली उद्योग पर निर्भर तालुका के लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी प्रभावित गांव में से एक गांव गराल का दौरा किया। इस दौरान बुजुर्ग नागरिकों ने उन्हें कहा कि 75 साल में भी ऐसी तबाही कभी नहीं देखी है। तबाही के उस मंजर को बयां करते करते सरपंच के प्रतिनिधि भी भावुक हो गए। અમે ભગવાનને નથી જોયા, પણ અમારા જે મુખ્યમંત્રી સાહેબ વિજયભાઈ રૂપાણી આવે એની પાસે અમે એટલી અપેક્ષા રાખીએ કે તમામ લોકોની સાથે ખડા રહી, ઊભા રહી અને એને મદદ કરે। અમે મહેનત કરવા તૈયાર છે, સાહેબ અમને સપોર્ટ કરે। અમે પાછું નાગેરને હતું એવું ને ઊભું કરવા માટે અમે કાયમી માટે તત્પર છીએ। અમને ખાલી મદદની જરૂર છે, અમને મદદ મળી જાય એટલે અમે પાછું નાગેર હતું એવું ને એવું અમારી ગુજરાતની ઓળખ કેસર કેરીની અમે પાછી અમે ઊભી કરશું। અને વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સંવેદનશીલ છે અને અહીંયા આવે છે, અમારા ગામની મુલાકાત લઈ અમે એનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનીએ કે આવી પરિસ્થિતિમાં અમને સાંત્વના મળશે અને અમને એના તરફથી કંઈક અપેક્ષા કે ભાઈ અમને કંઈક મદદ મળશે। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पीड़ितों की बात सुनते हुए ऊना को कच्छ की तरफ फिर से बसाने की कटिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नुकसान का सर्वे कर जल्द से जल्द पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जाएगी। ઉનાના ઉપરથી પણ બધે નિરીક્ષણ કર્યું, ઋતુ પણ ગયો તો ગામડાઓમાં પણ જોયું છે, વ્યાપક નુકસાન થયું છે। ઘણા વડીલો એ કીધું છે કે અમે અમારા 75 વર્ષની ઉંમરમાં આવું ભયાનક વાવાઝોડું કે 8 વાગે આવ્યું ને વહેલી સવાર સુધી આ વાવાઝોડું ચાલતું જ રહ્યું, આવા વાવાઝોડા અમે જોયા નથી। ઉનામાં લગભગ આપણે કાચા મકાનો લગભગ પડી ગયા છે, એનો સર્વે કરવાનું પણ સોંપી દીધું છે। સાથે સાથે ખેતીવાડીને પણ વ્યાપક નુકસાન થયું છે, બાગાયતોને પણ નાળિયેરી પડી ગઈ છે, આંબાઓ પડી ગયા છે, વ્યાપક નુકસાન થયું છે। આ બધાનું પણ સર્વેનું કામ આજથી ચાલુ થઈ ગયું છે અને એવી જ રીતે સફાઈ માટે ઉના શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં બહારથી પણ એટલે કે રાજકોટ કોર્પોરેશન, જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના વધારાની ટીમો મોકલવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે। વેરાવળથી પણ અહીંયા લોકો આવે, સફાઈ કામદારો, અને બધું ઝડપથી પૂર્વક થાય, સાફ સુફ થાય એનું પણ ચિંતા કરી છે। અનાજ હતું ને અનાજ ઉગી ગયું અત્યારે 30 વર્ષ અમે ઊભા નહીં થઈ શકીએ। 30 વર્ષ અમારા માવતરને અમે બગીચા નથી દેખાડી શકતા, એના આપણે તમારા આગેવાનોને ભરોસે તમે અત્યારે મહેનત કરો તો બસ અમે બધા બેઠા છીએ। गुजरात राज्य में आंशिक लॉकडाउन की मियाद आज खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने 3 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति व्यापारियों को दी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गुजरात राज्य के 36 शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। इस लॉकडाउन को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन गुजरात के व्यापारियों की मांग के चलते व्यापारियों को सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक दुकानें खुली रखने की अनुमति दी गई है, जिसमें लारी गल्ला दुकानें खुली रखी जा सकेगी और आवश्यक सेवाएं दोपहर के 3 बजे बाद भी जारी रह पाएगी। मॉनसून में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में प्री मॉनसून कार्यवाही के भागरूप वडोदरा के मेयर, कमिश्नर और स्थानीय नगर सेवकों ने भूखी कास का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मॉनसून आते ही वडोदरा शहर में थोड़ी सी बारिश ही
शहर को जलमग्न बना देती है। ऐसे में भूखी कांस की सफाई और कांस को गहरी करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप, डिप्टी कमिश्नर शैलेश नायक, कॉरपोरेशन के इंजीनियर, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के नगर सेवकों ने इलाके का दौरा किया। જે રીતની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કોર્પોરેશન ડેઝિગ્નેટ કરે છે એમાં ખાલી એ લોકો વરસાદી કાંસની સફાઈ અને જે વરસાદી કેચપીટો એની સફાઈની વાત કરતા હોય છે। જ્યારે ફ્લડ નિવારવાની વાત હોય તો આનાથી સફિશિયન્ટ ના થાય। આ જે વરસાદી કાંસોનું પાણી છે ને વરસાદી કેચપીટમાંથી જે પાણી જાય એ બેઝિકલી ભૂખીને રૂપારેલ ને મસીયા 3 કાંસો થકી વિશ્વામિત્રી નદીમાં બરોડામાં જાય છે અને વર્ષોથી અહીંયા પૂરની પરિસ્થિતિ એટલે ઊભી થાય છે કે આ ત્રણેય કાંસો અત્યારે જે પહેલાં 30-30, 40-40 ફૂટના કાંસો હતા અત્યારે ઘટીને 7-8 ફૂટના થઈ ગયા છે। અમુક જગ્યાએ 4-5 ફૂટના થઈ ગયા છે। આ બધા બોટલનેક્સ જ્યાં સુધી કાઢવામાં નહીં આવે પૂરની પરિસ્થિતિમાં બરોડા શહેરને આ જ રીતના ભોગવવું પડશે। હવે જેમ જેમ વરસાદની પેટર્ન બદલાય છે, દર વર્ષે એક સામટો વરસાદ પડવાની એરેટિક પેટર્ન ઊભી થઈ છે। એમાં ખાસ કરીને જે વરસાદી કાંસો છે એના ઓબ્સ્ટ્રક્શન કાઢવા જરૂર છે અને વિશ્વામિત્રી નદીના બી ઓબ્સ્ટ્રક્શન કાઢવાની જરૂર છે। જ્યાં સુધી તંત્ર એ નહીં કાઢે આ તમામ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી ઓન પેપર રહેશે। 1.5-2 ઇંચ વરસાદ પડશે અને બરોડા શહેરમાં પાણી ભરાશે। बारिश में जलभराव रोकने के लिए भूखी कांस में से नई कांस बनाए जाने की योजना भी बनाई गई है, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने जानकारी दी। વિશ્વામિત્રી નદીમાં જ્યારે વધારે વરસાદ આવે જ્યારે ફ્લડિંગ થતું હોય એના લીધે જે શહેરમાં વધારે પાણી આવતા હોય છે એના પ્લાનિંગ માટે પાણીનું થોડુંક ડાયવર્ટ કરવા માટે અત્યારે આપણા બધા મેયરશ્રી અને તમામ અહીંયાના કોર્પોરેટરો ભેગા થયા છે। એટલે આપણા જે અહીંયા ઊભા છે ત્યાં થોડુંક પાણીનું ડાયવર્શન આ બાજુથી કરીએ અને સમાસાવલી રોડથી પુશિંગ કરીને પાણીનું ડાયવર્ટ કરવા માટેનું આયોજન કરી રહ્યા છે। એમાંથી અમને એવું આશા છે કે લગભગ 25-30% જે પાણી ડાયવર્ટ થશે એનાથી સિટીમાં જે પાણી સીધું આવે છે એમાં થોડું ઓછું થશે અને રાહત મળશે। वडोदरा शहर के मेयर ने इस मौके पर कहा कि शहर में प्री मॉनसून कार्यवाही 50 से 60% पूरी कर ली गई है। આખા શહેરની અંદર જ્યારે વરસાદની ખૂબ મોટી સિઝન હોય છે અને ત્યારે જ્યારે અતિવૃષ્ટિ થતી હોય છે તો એક દિવસમાં જરૂરિયાત કરતાં વધુ વરસાદ પડી જતો હોય છે, આપણી ધારણા કરતાં વધુ વરસાદ પડતો હોય છે, તો શહેરની અંદર વરસાદી ગટરોની વ્યવસ્થા સિવાય પણ શહેરની અંદર રૂપારેલ, મસીયા, ભૂખી એવી અનેકવિધ કાંસ છે જેના માધ્યમથી આ પાણી એ વિશ્વામિત્રીમાં જતું હોય છે અને પછી ત્યાંના માધ્યમથી આગળ જતું હોય છે। ત્યારે છાણી વિસ્તાર અને તેની આજુબાજુના તમામ કેચમેન્ટ એરિયામાંથી એટલે જ્યાં વરસાદ પડે છે ને તેનું પાણી જ્યારે ભૂખી કાંસની અંદર આવે છે ત્યારે ભૂખી કાંસ પણ ઓવરફ્લો થાય છે અથવા ભૂખી કાંસ એટલું પાણી લઈ શકતું નથી। ત્યારે ભૂખી કાંસની અંદર જે બોટલનેક્સ થયા હોય અથવા તો જે ભાગની અંદર ડેબ્રિસ ભરાઈ ગઈ હોય એને સાફ સફાઈ માટે અને એના સિવાય તેનો કયો બીજો ઓલ્ટરનેટ હોઈ શકે ભૂખી કાંસની જોડે, તો એ વિષય લઈને ચર્ચા લઈને આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, એમના સિવાય એમની એન્જિનિયર્સની ટીમ, મારા વોર્ડના વોર્ડ નંબર 1ના વોર્ડ નંબર 2ના કાઉન્સિલર, અમારા પક્ષના આગેવાનો તમામ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને એના માધ્યમથી વર્ષોથી આ લોકો પ્રજાની વચ્ચે રહ્યા છે, ક્યાં પાણી ભરાય છે, ક્યાં જરૂરિયાત છે એના જાણકાર લોકો છે। ત્યારે એ તમામ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે અમે આજે ભૂખી કાંસની અંદરથી એક સમાસાવલી રોડ ઉપરથી થઈને એક પેરેલલ નવી કાંસ ખોલવા જઈ રહ્યા છે, જેના માધ્યમથી ભૂખી કાંસની અંદર વધારાનું જે પાણી આવે એ સીધું વિશ્વામિત્રીમાં અમે ડાયવર્ટ કરી શકીએ એ વિષયની ચર્ચા લઈને આજે અહીંયા અમે સ્થળ મુલાકાત કરી હતી। આજવા રોડ પર જે પાણી ભરાય છે એની પણ એક નવીન કાંસ નાખવાની દરખાસ્ત હિતેન્દ્રભાઈ જોડે વાત થઈ હતી અને ભૂતકાળમાં પણ એ અડધું કામ થયું છે, બીજું અડધું કામ કરવાનું બાકી છે એ પણ ચર્ચા થઈ છે। અને એના સિવાય જે રૂપારેલ કાંસ છે જે ત્યાંથી પાણી બહાર લઈ જાય છે એના પણ બોટલ ટેક્સ અમે લાસ્ટ વીક પર ખોલવામાં આવ્યા છે અને એની સાથે શહેરની અંદર જ્યાં પણ આવી પાણીની સમસ્યાઓ ભરાવાની છે તો અમે અલગ અલગ વોર્ડની અંદર પ્રી મોન્સૂનના ભાગની કામગીરીના ભાગરૂપ અમે એ સ્થળની મુલાકાત કરીશું અને ત્યાં જરૂરી સૂચનોના આધાર પર શું કરી શકીએ એ વિષયમાં નિર્ણય કરીશું। पिछले दिनों वडोदरा के रेलवे गरनाले में भीषण आग लग गई थी और ऐसी ही भीषण आग आज सुबह यार्ड में खड़ी मेमू ट्रेन में लग गई, जो द बर्निंग ट्रेन की याद दिला रही थी।
आज सुबह वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट यार्ड पे खड़ी मेमू ट्रेन में संदिग्ध रूप से आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। आग ने तेजी से फैलते हुए देखते ही देखते ट्रेन के 3 डिब्बों को चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी पाकर रेलवे के अधिकारी और दमकल के जवान मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन के 3 डब्बे जलकर खाक हो गए थे। ट्रेन खाली होने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुर्घटना के चलते बांद्रा से हरिद्वार जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस को वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। एहतियात के भागरूप रेलवे लाइन पर बिजली आपूर्ति भी रोक दी गई। सुबह करीबन 5:45 पर यह आग लगी थी, जिसकी जानकारी गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ब्रिजेश चंद्र ने रेलवे कंट्रोल रूम में की थी। इसके बाद चंद मिनटों में रेलवे के अधिकारी और चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट अपने जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। रेलवे के डीआरएम समेत के उच्च अधिकारी भी फौरन मौके पर पहुंचे और मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। ये आगजनी की घटना, ये जो ट्रेन मेमू ट्रेन है वो 10 दिन से यहाँ पड़ी हुई थी और मॉर्निंग में 5, 5:30 के आसपास यहाँ के जो आरपीएफ के जवान हैं उनको पता चला और उसमें आग लगी थी। अभी हमने अपनी ओर से तहकीकात शुरू की है, एफएसएल को बुलाया है। एफएसएल का जो ओपिनियन है उसके बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। कोरोना महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात को कुदरत ने चक्रवात के रूप में दोहरी चपत लगाई है। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने सहायता की मांग करते हुए प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात में तबाही मचाने से पहले चक्रवात ताउते ने महाराष्ट्र में भी तांडव मचाया है और यहाँ के शहरों, गांव, कस्बों में तबाही का मंजर अब साफ साफ देखा जा रहा है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लगातार लिया जा रहा है और पीड़ितों के लिए सहायता की भी मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ताउते प्रभावित जिलों के दौरे पर निकले। देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को रायगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में हुए नुकसान का भी जायजा लिया। जिले में 8 से 10 हजार घरों को नुकसान हुआ है और 200 से अधिक स्कूल गिर गए हैं। 5000 हेक्टेयर से अधिक बागबानी को नुकसान हुआ है। 70,000 घरों का बिजली कनेक्शन टूट गया है। फडणवीस ने कहा कि इस जिले में 1 साल पहले निसर्ग तूफान से भी लोगों को काफी नुकसान हुआ था। उस समय सरकार ने जो मदद की घोषणा की थी वो अब तक सभी प्रभावितों को नहीं मिल पाई है। 1 साल में दूसरी बार आए तूफान से यहाँ के लोग परेशान हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि ये पूरे राज्य का सवाल नहीं है, सिर्फ 4-5 जिलों की समस्या है। इस समय कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्थिति चिंताजनक है, लेकिन सरकार को तूफान प्रभावित जिलों में भरपूर मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार को ताउते तूफान प्रभावितों को तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तूफान प्रभावित इलाकों में जिन घरों की बिजली का कनेक्शन प्रभावित हुआ है उसे तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। चक्रवात ताउते के चलते समुद्र में जो तूफान उठा था उसमें मुंबई निकट 4 बड़े जहाज फंस गए थे, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन आज लगातार चौथे दिन भी जारी है। चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़ गया है, पर सोमवार को जब ये महाराष्ट्र से गुजरा तो उसने तबाही मचा दी। इसके चलते समुद्र में 4 जहाज फंस गए। उनमें से एक जहाज बार्ज
P305 अब डूब गया है। ओएनजीसी के मुताबिक इस पर 263 लोग सवार थे, जिसमें से 47 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 38 अभी भी लापता है। हालांकि नेवी की ओर से यह आंकड़ा पहले 273 बताया जा रहा था। नौसेना ने बताया कि INS कोची 188 लोगों को रेस्क्यू कर लौट आया है। वहीं INS कोलकाता के देर रात तक लौटने की संभावना है। बार्ज P305 के अलावा गाल कंस्ट्रक्टर पर 137 लोग फंसे थे। इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। बार्ज SS3 पर 202 और सागर भूषण पर 101 लोग फंसे हैं। नेवी के मुताबिक ये सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें खाना, पानी जैसी चीजें मुहैया कराई गई है। इन जहाजों को ONGC की मदद से खींचकर वापस लाने की कोशिश जारी है। मुंबई में 175 किलोमीटर दूर हीरा फिल्स में बार्ज P305 पर रेस्क्यू सोमवार शाम 5 बजे से जारी है। इस पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे। इस जहाज के चालक दल और अन्य लोगों को निकालने में INS कोलकाता और INS कोची जुटे हुए हैं। इसी दौरान समंदर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच नेवी के युद्धपोत INS कोलकाता ने वरप्रभा जहाज के एक लाइट राफ्ट से 2 लोगों को बचाया। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ताउते के चलते समंदर में कितनी खतरनाक स्थिति बनी थी और कैसे खराब मौसम की चुनौतियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये विजुअल्स हमारे संवाददाता महेंद्र परीख ने मुंबई से खास VNM TV के लिए भेजे हैं। नर्सिंग स्टाफ के बाद अब गुजरात के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर उतर गए हैं, जिसमें जमनाबाई सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। गुजरात राज्य के कोविड अस्पतालों में हजारों मरीज इलाज ले रहे हैं। उसी बीच नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। वडोदरा की जमनाबाई हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के बाद डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर दी है और आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की बात भी कही गई है। गुजरातना तमाम रेसिडेंट डॉक्टरो जे हाल में 600 जेटला रेसिडेंट डॉक्टरो है, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC में अत्यारे फरज बजावी रह्या छे। तमाम रेसिडेंट डॉक्टरों ने बीजा अन्य MDMS और डिप्लोमा रेसिडेंट डॉक्टरों की जेम ज ते कोविड ड्यूटी पण आपवामां आवेल छे। पण ज्यारे गुजरात सरकारे गुजरातना तमाम रेसिडेंट डॉक्टरो जे MDMS तथा डिप्लोमा है, ए लोकोना स्टाइपंड में 40% वधारो करेल छे। तो अमारी एवी अमारा स्टाइपंड में कंई पण वधारो करवामां आवेलो नथी। तो अमारी पहली मांग तो एवी छे कि ज्यारे अमे ए लोकोनी जेम ज बधी ड्यूटी करीए छीए, अत्यारे गायनेक छे, पीडिया छे, पेथो छे, बधामां अमे लोको बी जोड़े जोड़े ड्यूटी करीए छीए, तो अमारा स्टाइपंड में पण वधारो आपवामां आवे। अने बीजी वात ए छे कि हालमां गुजरातनी तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC ज्यां CPS रेसिडेंट डॉक्टरोनी सीट है, जे 600 जेटला रेसिडेंट डॉक्टरो फरज बजावी रह्या छे, तो ए लोको एने स्पेशियल ड्यूटी जे गायनेक छे, पीडिया है, एमां फरज बजावी रह्या छे। तो अमारी बीजी मांगणी एवी छे कि हाल ज्यारे अमारी रेसिडेंसी पूरी थाय छे त्यारे अमे जे फील्ड में कार्यक्षेत्र में स्पेशियालिटी मेळवेली छे, तो अमने लोकोने ए रीते ड्यूटी आपता नथी। ज्यारे बोन्ड भरवा माटे एज अ मेडिकल ऑफिसर तरीके 2 वर्ष पछी बोन्ड भरवामां ड्यूटी आपे छे। तो अमारी बीजी मांगणी एवी छे कि अमने पण एज अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तरीके जे ते फील्ड में जे कार्यक्षेत्र में अमे प्रसिद्धि सिद्धि मेळवेली छे, तो ए कार्यक्षेत्र में ज अमने ड्यूटी एज अ बोन्ड माटे आपवामां आवे। અમે પણ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર તરીકે અહીંયા PG રેસિડેન્ટ તરીકે કામ કરીએ છીએ, છતાં બીજા PG રેસિડેન્ટ કરતાં પહેલેથી જ અમારો સેલેરી સ્કેલ ઓછો છે। તદુપરાંત બીજા રેસિડેન્ટની જેમ અમે પણ કોવિડ સેવા આપી રહ્યા છીએ, છતાં એ લોકોની સેલેરીમાં વધારો થયેલ છે, અમારી સેલેરીમાં હજી પણ કંઈ ફેરફાર થયો નથી। અમે પહેલાં સરકારને લેખિત રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ લેખિત રજૂઆતમાં અમને કશો જ જવાબ ના મળતા અમે છેલ્લે સ્ટ્રાઇક પર ઉતરી આવ્યા છીએ। જ્યાં સુધી અમારી પ્રશ્નોનો જવાબ નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે સ્ટ્રાઇક ચાલુ રાખશું। आज HR डे है और कोरोना की चुनौतियों के बीच ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़े कर्मचारी चुनौतियां डील करते हुए महामारी के इस दौर से गुजर रहे हैं। किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है बेहतर कर्मचारियों का चुनाव करना, ताकि वो कंपनी को बेहतर काम करके दे सके, और इस जिम्मेदारी को निभाते हैं कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक यानी HR। कंपनी के लिए उनके कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उनके सम्मान में 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय HR दिवस मनाया जाता है। पिछला और वर्तमान साल कोरोना वायरस के चलते HR के लिए बहुत कठिन साबित हुआ है और उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
Hello friends, and wish you a happy HR day. HR played a vital role during this pandemic situation, and they have faced a lot of challenges, which includes employee safety, well-being, bringing back the trust and the compliances part. Just to come out of it, there are different initiatives which are taken by HR, which includes sanitization, vaccination, medical facilities, employee death benefit schemes, and the important part is interaction with local authorities for the compliance part. This is just to make sure everything goes smooth, and the kind of role they have played during this pandemic situation is really great, and they are the warriors, and I salute them. चक्रवात के चलते वडोदरा शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई थी, लेकिन छाणी इलाके में कांग्रेस के कॉरपोरेटर हरीश पटेल ने पूरे छाणी को अंधेरे में रखकर अपने घर की और सोसाइटी की लाइट चालू करवा ली होने के आरोप उन पर लगे हैं, जिस पर हरीश पटेल ने अपनी सफाई दी। હજી તાકેત વાવાઝોડું આવ્યું હતું ત્યારે છાણી ગામની 100% લાઇટો બંધ હતી. અમુક લાઇટો આપણે વાવાઝોડું આવતા પહેલાં બંધ કરાવી હતી, જેનાથી કેબલ પડવાથી કે બીજું કોઈ થાંભલાના લીધે કોઈનો જીવ ના જાય એના માટે. એના પછી જેવું વાવાઝોડું બંધ થયું 7 વાગ્યા પછી, તો જીબીનો પોતે જે સ્ટાફ છે એ બધી જગ્યાએ જઈને સાંજે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી બધી લાઇટો બંધ કરાવી. મારી પર આક્ષેપ એવો કરવામાં આવે છે કે ભાઈ મેં મારે ત્યાં કેબલ પડી ગયો હતો ને તો બી લાઇટ ચાલુ કરાવી. તો જે આક્ષેપ કરનાર મૂર્ખાઓ છે એમને ખબર નથી, કેબલ પડી ગઈ જાય ને એના પછી વીજળીનો સપ્લાય જ બંધ થઈ જાય. એટલે જીબીવાળાને એમને જે જગ્યાએ નાના નાના પ્રોબ્લેમો હતા એ લાઇટો સૌથી પહેલાં ચાલુ કરી હતી કે મારા એકલાના ઘરની કોઈ લાઇટ ચાલુ કરી નહીં, તો મારી પર આક્ષેપ કરે છે. આક્ષેપ કરનારને પહેલાં હકીકત શું છે ને એ જાણવાની જરૂર છે. બોખલાઈ ગયેલા છે, હું કરું હું ના કરું કંઈ ખબર નહીં. આ આક્ષેપ કરનારા તો જીબીના સ્ટાફ ઉપર બી આક્ષેપો કર્યા છે, એમના વિરુદ્ધ બી અરજી આપી છે. એટલે જીબીનો સ્ટાફ જે છે સારામાં સારી કામગીરી કરેલી છે. એટલે આવા જે સંકટ સમયની અંદર આક્ષેપ કર્યા કરતાં સારું કામ કઈ રીતે કરવાનું ને એ વિચારવાની જરૂર છે. જે આક્ષેપ કરનાર છે એમનું જાણવા માગું. આ પ્રકૃતિ ફીડરની લાઈન હતી, ત્યાં પ્રકૃતિ રિસોર્ટ બી છે. આખું ત્યાં આગળ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ છે ત્યાંથી યોગીનગરને બધી બાલાજી અમારે જે રહે છે બાલાજી સોસાયટી યોગીનગરને બધો ભાગ આવેલો છે કે મારા એક ઘરની કોઈ લાઇટ નહીં ચાલુ કરી તો મારી પર આક્ષેપ કરે છે. એટલે આક્ષેપ કરનારે આક્ષેપ કરતાં પહેલાં 10 વાર વિચાર કરવાની જરૂર છે. मांडवी इलाके में एक पुराना खस्ताहाल मकान धराशायी होकर पड़ोसी के घर पर गिरा, लेकिन घर बंद होने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मांडवी की पटोड़िया पोल में जुम्मा मस्जिद के बगल में एक पुराना खस्ताहाल मकान है, जिसकी एक दीवार टूटकर पड़ोसी के घर पर जा गिरी, लेकिन यह घर कई वक्त से बंद हालत में है। ऐसे में हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची है। चक्रवात के चलते जो तेज हवाएं वडोदरा शहर में चली थी, उसमें कई खस्ताहाल मकान जड़ से हिल गए हैं और वडोदरा में लगातार ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने आ रही है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और दमकल विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासी भी घटना को देखने मौके पर उमड़ पड़े। कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है, लेकिन वैक्सीन का जत्था कम होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में टीका लगाने की शुरुआत नहीं हुई है, जिस पर आवेदन दिया गया। बिल समेत के 6 गांवों को हाल ही में वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किया गया है, लेकिन अभी भी यह गांव जिला स्वास्थ्य विभाग के तहत आते हैं। ऐसे में इन ग्रामीण इलाकों में भी 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन चालू कराने की मांग बिल गांव के कांग्रेस नेता जय भट्ट ने की है। આજરોજ અમે મેયર શ્રી વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી વડોદરા મહાનગરપાલિકાને લેખિતમાં રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે કે જે રીતે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં 18 થી 44 વયના લોકો માટે કોરોના રસીકરણ ચાલી રહ્યું છે, તે જ પ્રમાણે બિલ ગામ સાથે સાથે બીજા 6 એટલે ટોટલ જે 7 ગામોનો સમાવેશ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હદમાં કરવામાં આવ્યો છે, એમાં એ લોકોને પણ રસીકરણનો લાભ મળે, જે હેતુથી આજે અમે લેખિત રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે એ 7 ગામો હાલ જિલ્લા આરોગ્ય અંતર્ગત આવે છે અને જિલ્લા આરોગ્યની ટીમ સારામાં સારી સુવિધા પૂરી અમને પાડે જ છે, પરંતુ હાલ 18 થી 44 વયના લોકોનું રસીકરણ ફક્ત શહેરી વિસ્તારમાં ચાલતું હોય, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ચાલુ નથી, જેથી કરી આ 7 ગામના લોકોને 18 થી 44 વયના લોકોને રસીકરણનો લાભ મળી રહ્યો નથી। જેથી અમે લેખિતમાં
મેયરશ્રી અને કમિશનરને રજૂઆત કરી છે કે હાલ આ 7 ગામો જે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ થયો છે, જે જિલ્લાની પીએચસી અંતર્ગત આવે છે, એ જિલ્લાની પીએચસીને શહેરમાં દર સેન્ટર ઉપર ફળવાય છે જે 100 ડોઝ, એ પ્રમાણે 7 ગામના 700 ડોઝ જે તે પીએચસીને રોજિંદા આપવામાં આવે, જેથી કરી આ 7 ગામના લોકોને પણ 18 થી 44 વયના લોકોને પણ રસીકરણનો લાભ મળી શકે। गुजरात में ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में इन दिनों कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अन्य बीमारी या चोट के वक्त मरीजों को सुचारू इलाज नहीं मिल पा रहा है। बनासकांठा के राधनपुर के रेफरल हॉस्पिटल में प्रबंधन की मनमानी सामने आई है। करोड़ों के खर्च से सरकार अस्पताल तो बना देती है, लेकिन अस्पतालों में मरीजों को सुचारू इलाज नहीं मिल पाता। राधनपुर रेफरल हॉस्पिटल में गंभीर चोट के साथ आए एक मरीज को इस अस्पताल से उस अस्पताल घुमाया गया, लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिला। 3 दिनों से इलाज के लिए परेशान हो रहे मरीज और उनके परिजनों ने आपत्ति जताई। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। यदि आप खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो VNM टीवी की YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और VNM टीवी के Facebook पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप रहे खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।